क्या हाल है साथियों, मैं विकास तुम्हारा आपके अपने ट्रस्ट सदी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ लेबर लॉस की जो वीडियो सीरीज चल रही है ईपीएफओ 2020 के लिए। उसका ये पार्ट नंबर 40 है। ठीक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें वेजेस रिलेटेड जो है थ्योरीज हम लोग देखेंगे और इसमें जो है कौन कौन से बुद्धिजीवी थे जिन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। यूपीएससी 2021 और ईपीएफओ 2020 का हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है। इसमें टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल और आपका जो है डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप होता है जिसमें कि आपको कंटिन्यूस हैंड होल्डिंग की जाती है, डाउट डिस्ट्रक्शन किया जाता है, पर्सनल गाइडेंस किया जाता है, सब कुछ 1 to 1। ठीक, इसमें स्टडी मटेरियल आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है। पूरा स्टडी मटेरियल आप लोग को दिया जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में, कुछ और इसके अलावा नहीं लेना है। टेस्ट सीरीज में भी सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और वीकली टेस्ट और एमसीक्यू कई सारे प्रैक्टिस करने के लिए आपको दिए जाएंगे। हिंदी इंग्लिश में ये भी होगा। और जानकारी और एडमिशन लेने के लिए आप लोग 8564880530 9696060608 पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। जो थ्योरीज दी गई हैं वेजेस पे, जो मजदूरी के सिद्धांत हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इस पे क्वेश्चन आने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस है, ध्यान से सुनिएगा सब। सब्सिस्टेंस थ्योरी यानी कि जीविका सिद्धांत, ये किसने दिया? जो ध्यान देने वाली चीज़ें बस उतनी यहाँ लिखी गई। डेविड रिकार्डो ने लिखा। ठीक, यहाँ पे क्या है? प्राइस ऑफ लेबर डिपेंड्स ऑन सब्सिस्टेंस ऑफ लेबर। ठीक, जो भी वेजेस का यह है किस हिसाब से दिया जाएगा, वो उनके सब्सिस्टेंस किस तरीके से है लेबर का, उस पर डिपेंड करता है। ठीक, श्रम की कीमत श्रम के निर्वाह पर निर्भर करता है, मतलब किस तरीके खान पान क्या चीज़ें हैं उस पर। नो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इसलिए इसको डिस्कार्ड कर दिया गया सब्सिस्टेंस थ्योरी को, रिकार्डो द्वारा जो दी गई थी। इसके बाद है डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी, मांग और आपूर्ति सिद्धांत। इसमें क्या था कि जो लेबर सप्लाई कर्व है इज बैकवर्ड बेंडिंग बियॉन्ड ए पर्टिकुलर वेजेस। लेबर सप्लाई वक्र एक विशेष वेतन से आगे की ओर झुका हुआ है। देखिए, सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि जैसे जैसे वेज बढ़ेगा वैसे वैसे जो है आपका लेबर सप्लाई जो है वो भी बढ़ने की कोशिश करती है। ठीक, वेज घटेगा, सप्लाई कम होगी। ठीक है, इसके बाद ये अल्फ्रेड मार्शल ने वैसे दिया था, ये वाला ध्यान रखिएगा। वेजेस आर डिटरमिन्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जस्ट लाइक एनी कमोडिटी। मतलब सप्लाई इनकी कम हुई, मान लीजिए लेबर की सप्लाई कम, वेजेस क्या होगा? ज़्यादा। डिमांड ज़्यादा, वेजेस कम, ये वाली चीज़ है। इसके बाद वेजेस फंड थ्योरी आ गई आपकी। वेज फंड थ्योरी ये किसने दी थी? जेएस मिल ने दी थी, बड़ा नाम है ये काफ़ी। फिक्स्ड वेज फंड सेट किया जाता था परचेज ऑफ लेबर करने के लिए एंड नंबर ऑफ वर्कर सीकिंग एम्प्लॉयमेंट। ठीक, एक फंड रख दिया गया, उसमें जितना पैसा है उसके हिसाब से लेबर या श्रमिकों की खरीद की जाती थी। इसमें काफ़ी इसकी ज़्यादा आलोचना की गई, कमोडिटी की तरह ट्रीट कर रहे हैं इसमें, इसलिए मेन बात है। और साथ ही साथ एप्लीकेबल ये कहाँ पे था? अंडर डेवलप्ड, जो अल्प विकसित देशों में लागू था। परचेजिंग पावर पैरिटी प्रिंसिपल, क्रय शक्ति समता सिद्धांत, ये पिगो द्वारा दिया गया था। और ये था कि कट्स इन वेजेस ड्यूरिंग अनएम्प्लॉयमेंट, जब भी बेरोजगारी बढ़ेगी वेजेस में कटौती होगी, जैसे कि अभी आप लोगों ने कोरोना के टाइम पे देखा होगा। एंड डिप्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट हो, बेरोजगारी हो, डिप्रेशन हो, वुड हेल्प इन रिस्टोरिंग फुल एम्प्लॉयमेंट। इसकी वजह से क्या है कि वेजेस कट कर देंगे और कि ये है कि इससे रिस्टोर करने में आसानी होगी फुल एम्प्लॉयमेंट को। ठीक, समझ में आ गया। रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी यानी कि अवशिष्ट अभियोकृत सिद्धांत, ये वॉकर द्वारा दिया गया था। और वेजेस आर द रेसिड्यू आफ्टर अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव बीन पेड। ठीक, अब इसमें ये था कि वेजेस जब आपने मतलब जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन सा होता था? लेबर होता था, लैंड होता था, रेंट होता था और एंटरप्रेन्योर वाला होता था क्रेडिट। क्रेडिट मान लो यहाँ पे, और एंटरप्रेन्योर हो गया। तो एंटरप्रेन्योर के पैसे दे दो, क्रेडिट के पैसे दे दो, आपका लैंड के पेपर पैसे दे दो, आखिरी में सबसे कौन सा दो? लेबर का दो। ये वाली बात था। वेजेस जो बचेंगे वो, जो भी पैसे बचे हैं वो वेज होंगे, जितने भी लेबर हैं उनके लिए। काफ़ी आशावादी वाली चीज़ थी ये वाली। आपका अगला जो वेजेस वाली जो थ्योरी है वो है एफिशिएंसी वेज थ्योरी हाइपोथेसिस, या फिर दक्षता वेतन सिद्धांत, या फिर परिकल्पना से रिलेटेड चीज़ें हैं। इसमें एफिशिएंसी वेजेस जो है ये किसने कॉइन किया था? अल्फ्रेड मार्शल जी ने किया था। दक्षता मजदूरी, ठीक है। और कंप्लीट डायग्राम फ्रॉम मार्जिनल प्रोडक्टिव, कंप्लीट डाइग्रेशन है। ठीक,
मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी क्या है वो अभी यहाँ पे बताएंगे। ये आपको किसने, जॉन बेट्स क्लार्क और डेवलप बाई मार्शल जेवंस एंड वॉलरेस, जो इसकी बात, जिनकी अभी पीछे बात हो रही थी। इसमें क्या है, डिमांड फॉर लेबर इज डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब इसमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वाले में क्या चीज़ होती है कि आपने मान लीजिए आप 100 कोई गुड्स बनाते थे, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि मान लीजिए कोई एक नई मशीन लाने के लिए बाद कितने गुड्स में इजाफा हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी किस हिसाब से बढ़ेगी, आउटपुट कैसे बढ़ेगा, इसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है कि डिमांड फॉर लेबर जो है इस तरीके से हम डिटरमाइन की जाती है कि वैल्यू क्या होगी आउटपुट में अगर हम एक और वर्कर जोड़ लें तो। श्रम की मांग एक अतिरिक्त श्रमिक के उत्पादन के मूल्य से निर्धारित होती थी। तो अब जितनी भी वैल्यू जो आउटपुट की निकलती थी, मान लीजिए एक एक या 5 जितने भी गुड्स एक्स्ट्रा निकले एक लेबर को जोड़ने से, उन गुड्स को वैल्यू को जोड़ के उसकी वैल्यू मतलब लेबर का श्रम या फिर वेजेस दिए जाते थे, मतलब वेतन या फिर वेजेस दिए जाते थे। ठीक, तो इसी से संबंधित यहाँ पे था, इसलिए मैंने पहले इसको बता दिया। देखिए ये कंप्लीट डाइग्रेशन है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी से, जो अल्फ्रेड मार्शल द्वारा दी गई थी एफिशिएंसी वेजेस वाले में। ठीक, इसमें क्या था, इन सर्टेन सिचुएशन एम्प्लॉयर्स में फाइंड इट मोर बेनिफिशियल टू पे वेजेस टू देयर वर्कर्स हायर देन देयर मार्जिनल एंड रेवेन्यू प्रोडक्ट। इसमें कई बार ये देखा गया था कि जो नियोक्ता थे वो अपने सीमांत और राजस्व उत्पाद से अधिक अपने श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान करना अधिक फायदेमंद हो सकता है, उनको ऐसा लगता था। ज़्यादा पैसे दो, ज़्यादा वो लोग अच्छे से काम करेंगे, ज़्यादा मतलब अपनापन समझ के काम करेंगे, ओनरशिप समझ के, उतना ज़्यादा जो है उनको फ़ायदा होगा। वैल्यू ऑफ वर्कर जो थी वो डिपेंड होती थी ऑन हाउ मच ही शी इज़ पेड, बिकॉज रिचर वर्कर आर मोर प्रोडक्टिव टू अवॉइड अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसमें ये कह रहे थे कि मतलब जैसे ये होता है, आप किसी कंपनी में जॉब करो, आपकी अगर वो सैलरी ज़्यादा बढ़ा दी जाए तो आप वहाँ पे छोड़ना नहीं चाहते हो। ठीक है, और ज़्यादा अच्छे से काम करना चाहते हो क्योंकि आपको ये लगता है कि यार ये जॉब नहीं छूटनी चाहिए चाहे जो हो जाए। उसी हिसाब से अगर मान लो आपने कोई घर वर वो कुछ ले लिया तो आप और नहीं छोड़ पाओगे, क्यों, क्योंकि आपको ईएमआई भरना होता है। तो ईएमआई एक प्रोत्साहन का साधन बन जाता है। ठीक, तो ये वाली चीज़ है। और इसके बाद जो आ गया आपका ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, तो हमने देख लिया था। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी आपने देख ली थी, बस इनके जो ऑर्थर्स है वो भी ध्यान रखिएगा प्लीज़। ठीक, इसके बाद जो है ये किससे रिलेटेड थे, जॉन बेट्स क्लार्क और मार्शल जेवन और वॉलरेस ने इसको बन के बनाया था। और अगली जो थ्योरी है वेजेस रिलेटेड वो है बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ वेजेस। अब बार्गेनिंग से आप समझ ही रहे हो क्या चीज़ होने वाली है, मजदूरी का सौदेबाजी का सिद्धांत हो, यानी कि जॉन डेविडसन ने पहली बात तो इसको बनाया था, निकाला था, बताया था जो भी है। और ये निगोशिएशन पे बेस्ड होता था एम्प्लॉयर और यूनियन के बीच में। ठीक, कि भैया विद अजम्पशन दैट लेबर एंड एम्प्लॉयर हैव कन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव। मतलब इनको पता है कि भैया आपका ये मालूम ही है, एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता क्या है कि प्रॉफिट, और प्रॉफिट अगर वो वेजेस कम दे के भी बढ़ाना चाहते हैं तो वो बढ़ा लेते हैं। वैसे ही जो आपका कर्मचारी होता है, एम्प्लॉय होता है, उसको क्या पता रहता है कि भैया हमारे पास तो वेजेस ही है। ठीक, हम अगर हमारे पास कंडीशन ज़्यादा, हम अपने वर्किंग आवर्स, अच्छी सहूलतें और सामाजिक सुरक्षा, ये सब अच्छी चीज़ें कर लें तो, और उसके बाद जो हमें वेजेस मिले वो और बढ़िया है, बढ़ के मिले तो और बढ़िया है। तो दोनों लोग के देख रहे हो कन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य जो है कन्फ्लिक्टिंग है, ये इस एजम्पशन पे बेस्ड है ये वाली। तो उस हिसाब से बार्गेनिंग नेगोशिएशन होता था एम्प्लॉयर और यूनियन के बीच में कि भैया क्या वेज दिया जाए। ठीक, तो इस तरीके से ये वाला पार्ट हमारा खत्म होता है। अगले पार्ट में यानी पार्ट नंबर 41 में हम लोग देखेंगे कि ट्रेड यूनियन से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में। इससे रिलेटेड हम लोग पहले भी कर चुके हैं, एक तरीके का रिवीजन भी हो जाएगा और कुछ नई चीज़ें भी हैं वो भी हम सीख लेंगे इसमें। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।